आज की इस वीडियो में हम आपको समाकलन की प्रक्रिया के बारे में और समाकलन की अवधारणा और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को बताएंगे। समाकलन और अवकलन यह गणित की एक मूलभूत संक्रियाएं हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसा कि आप 10वीं कक्षा के बाद 11वीं कक्षा पर और इस स्तर पर विद्यार्थियों को अवकलन और समाकलन के बारे में बताया जाता है और उससे संबंधित प्रश्नों को उच्च स्तर तक भी बताया जाता है। समाकलन और अवकलन जो गणित की ये दो विपरीत संक्रियाएं हैं, यह हमारे बहुत से गणितीय समस्याओं को सुलझाने में सहायक सिद्ध हुई हैं। सबसे पहले चूँकि हमारा मुख्य विषय समाकलन का है, तो हम समाकलन की अवधारणा और उससे संबंधित कुछ बातों को समझ लेते हैं ताकि आगे की वीडियोस में आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें। समाकलन, जिसे हम अंग्रेजी में इंटीग्रेशन कहते हैं, और समाकलन हम किसी फलन का ही करते हैं। वह फलन y चर के रूप में भी हो सकता है, z चर के रूप में हो सकता है, x चर के रूप में हो सकता है, किसी भी चर के रूप में हो सकता है। और जो हम फलन का समाकलन करते हैं, तो वाकई में आप देखें कि फलन का जो समाकलन है, जैसा कि स्क्रीन पर आप हेडिंग के माध्यम से, जो हमारा पहला हेडिंग है फलन का समाकलन, इसको आप देख रहे होंगे। फलन का समाकलन, इसकी जो परिभाषा है मूलभूत, वह यह है कि किसी फलन का अवकलन ज्ञात करने की जो प्रतिलोम संक्रिया है, जो प्रतिलोम प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ही हम समाकलन कहते हैं। यानी किसी, अर्थात मतलब समझें कि किसी फलन का अवकलन हमने किया और फलन का अवकलन ज्ञात होने पर जो हमें मान प्राप्त हुआ, उस मान को हम अवकल गुणांक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप साइन x का, त्रिकोणमितीय फलन साइन x का अवकलन करते हैं, तो जैसा हमारे बहुत से विद्यार्थियों को पता भी होगा और जो नव प्रवेशी बच्चे हैं उनको अभी जानकारी नहीं होगी, तो जिनको जानकारी है वो बड़ी अच्छी बात है कि आपको जानकारी है, और जिनको नहीं जानकारी है उनके लिए भी वीडियो यह महत्वपूर्ण है, और जो जान रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। हो सकता है जो जानकारी मैं बता रहा हूँ वह हो सकता है अभी वो सामान्य अवस्था में आपको न भी पता हो, और पता है तो बहुत ही अच्छी और खुशी की बात है। तो जैसे हम अगर साइन x का अवकलन करते हैं तो हमें जो परिणाम प्राप्त होता है वह कास x प्राप्त होता है। तो जो कास x है वह अवकल गुणांक है। कास x जो है वह अवकल गुणांक है। तो अब कास x का हम समाकलन जब करेंगे तो कास x का समाकलन करने पर हमें प्राप्त होगा साइन x, और तब हम कहेंगे कि कास x का समाकलन करने पर जो साइन x मिला वह हमारा समाकल है, यानी समाकल मान है। तो इस तरह से फलन का समाकलन जो होता है वह किसी फलन का अवकलन ज्ञात करने की जो प्रतिलोम संक्रिया है, जो प्रतिलोम प्रक्रिया है, उस प्रतिलोम प्रक्रिया को ही हम समाकलन कहते हैं। जैसा कि आप समझ रहे हैं, किसी फलन का अवकलन ज्ञात करने की प्रतिलोम संक्रिया, यानी जो विलोम संक्रिया है, जो उल्टी संक्रिया है, उस उल्टी संक्रिया को ही हम समाकलन कहते हैं। अब हमारा अवकल गणित में क्या होता है? अवकल गणित में दिए गए फलन का अवकलन गुणांक ज्ञात करते हैं। जो अवकल गणित में हम काम करते हैं, किसी फलन का जब हम अवकलन करते हैं तो अवकलन करने पर जो हमें मान प्राप्त होता है उसे हम उस फलन का अवकल गुणांक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए कि अगर हम इसका अवकलन करें x टू दी पावर 3 का, तो हमें अवकलन करने पर क्या प्राप्त होगा? इसका 3x 3 माइनस 1 बराबर 3x² प्राप्त होगा। यानी x क्यूब का अवकल गुणांक जो है 3x वर्ग है। जो 3x वर्ग है
वह अवकल गुणांक है। किसका अवकल गुणांक है? यह एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब का अवकल गुणांक जो है हमारा, एक्स क्यूब का जो अवकल गुणांक है इसको आप समझ सकते हैं आसानी से कि अवकल गणित में दिए गए फलन का अवकलन गुणांक हम ज्ञात करते हैं और समाकल गणित में उस फलन को ज्ञात करते हैं जिनका अवकल गुणांक दिया गया फलन है। अर्थात समझें, मैंने एक उदाहरण के माध्यम से, एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। जैसे हम एक्स क्यूब का अगर अवकलन करते हैं, एक्स क्यूब का अगर हम अवकलन करते हैं तो एक्स क्यूब का अवकलन करने पर हमें 3x वर्ग की राशि प्राप्त होती है। तो 3x वर्ग यह जो है एक्स क्यूब का अवकल गुणांक है, एक्स क्यूब का अवकल गुणांक है। अब समाकल गणित में क्या करते हैं? समाकल गणित में उस फलन को ज्ञात करते हैं जिनका अवकलन गुणांक दिया गया फलन है। अर्थात समाकल गणित में जब हम इसी प्रक्रिया को चलेंगे तो हम 3x² जो अवकल गुणांक आया है, हम इसका फलन ज्ञात करेंगे और जब इसका फलन ज्ञात करेंगे तो यह फलन एक्स क्यूब ही आएगा। तो वही कहा जा रहा है कि समाकल गणित में उस फलन को ज्ञात करते हैं, यानी 3x वर्ग का जो फलन है एक्स क्यूब, हम इसको ज्ञात करते हैं समाकल गणित में। तो आप मेरे समझ से, जहाँ तक मुझे विश्वास है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, एक्स क्यूब का हम अवकलन कर रहे हैं तो हमें अवकल गुणांक मिल रहा 3x²। अब 3x² का समाकलन हम कर रहे हैं तो हमारा जो मूल फलन एक्स क्यूब है वह एक्स क्यूब मिला। यानी समाकल गणित में उल्टी, यानी एक्स क्यूब का अवकलन 3x² और 3x² का जब समाकलन करेंगे तो मिलेगा एक्स क्यूब। तो इस तरह से आपने देखा कि अवकल और अवकलन और समाकलन यह दोनों जो है एक दूसरे की विपरीत संक्रियाएं हैं। अब जैसे कि यहाँ देखें, हमने f(x) का अवकलन किया तो ये फलन जो हमारा f(x) है, x चर में जो फलन है, उस x चर में फलन का हमने अवकलन किया तो हमें अवकल गुणांक मिला f'(x), हमें अवकल गुणांक मिला f'(x) और हम f'(x) का समाकलन अगर करेंगे तो f'(x) का समाकलन करने पर मिलेगा f(x), यानी f'(x) का एक समाकल f(x) है। तो f'(x) dx, यानी f' जो यह हुआ अवकल गुणांक जो मिला, इस अवकल गुणांक का जब हम समाकलन करेंगे तो जिस फलन से f'(x) जिस फलन से आया है वो किस फलन से आया है? f(x) फलन से आया है। यानी f'(x) का मान f(x) फलन से आया है तो f'(x) का जब समाकलन करेंगे तो हमें मिलेगा जो हमारा मूल फलन है f(x) वह मिलेगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे मेरी बात को आसानी से कि f'(x) फलन है, इसका अवकलन f'(x) है। इस f'(x) का जब हम समाकलन करेंगे तो हमारा मूल फलन f(x) पुनः हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि यह जो है फलन का समाकलन और अवकलन दोनों ही एक दूसरे की उल्टी प्रक्रियाएं हैं। अब हम कुछ आगे चलते हैं उदाहरणों के माध्यम से, और उदाहरणों के माध्यम से आप देख सकते हैं जैसा कि यह हमारा एक त्रिकोणमितीय फलन है sin x। इस त्रिकोणमितीय फलन sin x का हमने अवकलन किया और अवकलन करने पर हमें यह cos x अवकल गुणांक मिला। हमें cos x यह अवकल गुणांक मिला। क्या मिला? cos x अवकल गुणांक मिला। यह हमारा cos x अवकल गुणांक मिला जो हमने निकाला। यानी sin x का हमने अवकलन किया, फलन sin x का अवकलन किया तो हमें cos x अवकल गुणांक मिला। अब इस अवकल गुणांक cos x का हमने समाकलन किया x के सापेक्ष। cos x का हमने x के सापेक्ष अवकलन किया, समाकलन किया तो हमारा जो मूल फलन है sin x वह यहाँ प्राप्त हो गया पुनः। तो आप देखें कि अवकलन किया तो cos x मिला, cos x का समाकलन किया तो हमारा मूल फलन sin x मिला। यानी यह अवकल गुणांक की विपरीत प्रक्रिया समाकलन हो गई। इसी तरह से आप देखें कि यह xn x का एक फलन है, इस xn फलन का हम अवकलन किया गया तो हमें अवकलन गुणांक मिलेगा nxn-1। अब इस nxs-1 का x के सापेक्ष जब हम समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पर हमें मिलेगा हमारा मूल फलन xn।
तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यह अवकल गुणांक है, यह जो है अवकल गुणांक है, यह जो हुआ अवकल गुणांक है। n x n माइनस 1 अवकल गुणांक है। इस अवकल गुणांक का पुनः हमने समाकलन किया, तो समाकलन करने पर हमें जो ये हमारा मूल फलन है x n, यह मूल फलन x n हमारा पुनः प्राप्त हो गया। तीसरा उदाहरण देखें, ये तीसरा उदाहरण में देखें, हमने 1/4 x4 यह मूल हमारा फलन है, इस मूल फलन का हमने अवकलन किया। मूल फलन का अवकलन करने पर हमें x³ मिला अवकल गुणांक, यह अवकल गुणांक है, यह जो है अवकल गुणांक है, यह अवकल गुणांक है। इसी को हम f' कह रहे हैं, जो पिछला मैंने अभी पीछे समझा है, इसी को हम f' कह रहे हैं। और इस पूरे फलन को हम दिखाते हैं f(x) से। अब क्या हुआ, हम इस f' का जो f' आया, जो x³ यहाँ हमने 1/4 x⁴ का हमने अवकलन किया, तो हमें x पर 3 मिला। अब इस x3 जो हमें अवकल गुणांक मिला है, इस अवकल गुणांक का हमने समाकलन किया, तो समाकलन करने पर हमें क्या मिला, 1/4 x/4 मिला, जो कि हमारा मूल फलन है। तो हमारा मूल फलन हुआ। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यह हमारा मूल फलन है, और हमने इस f' का समाकलन किया x के सापेक्ष हो, तो हमें x/4 मिला। तो इस तरह से आपको पुनः मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे। क्योंकि यह गणितीय भाषाएं हैं, और गणितीय भाषाओं को और संकेताक्षरों को समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, और जब इसको बार बार आप समझेंगे तो वह चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि जो हमारा f' है यह अवकल गुणांक है, और हमारा f(x) मूल फलन है। इस मूल फलन f(x) का हमने अवकलन किया तो f' मिला। इस f' का यानी x³ का हमने समाकलन किया, तो हमारा मूल फलन जो f(x) है पुनः हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आपने उदाहरणों के माध्यम से देखा कि समाकलन जो है अवकलन की उल्टी प्रक्रिया है। अब हम आगे चलते हैं। जो हमारा समाकलन का प्रतीक है, जो हमारा समाकलन का जो प्रतीक है, उस प्रतीक के बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। समाकलन का जो प्रतीक है, इस प्रतीक के बारे में हम चर्चा करते हैं। यह जो प्रतीक है, यह जो आप देख रहे हैं प्रतीक, यह समाकलन का प्रतीक है, यह समाकलन का चिन्ह है। यह जो देख रहे हैं आप, यह समाकलन का चिन्ह है हमारा, और यह समाकलन का चिन्ह है। और यह जो समाकलन का चिन्ह है, वाकई में अंग्रेजी का जो अक्षर यस है, इस अक्षर यस का यह विकृत रूप है, बिगड़ा हुआ रूप है। विकृत रूप का मतलब है डिफॉर्म्ड फॉर्म है, डिफॉर्मेड फॉर्म है, यह विकृत रूप है। यस का मतलब होता है सम, यस का मतलब होता है सम, और इस सम का पहला अक्षर जो यस है, इसी का बिगड़ा हुआ रूप जो विकृत रूप है, समाकलन का चिन्ह है। और जैसा कि आप समझ रहे हैं, जैसा कि अभी पीछे मैंने बताया है कि समाकलन एक तरह से जोग का ही एक विशेष अवस्था है। समाकलन जो है क्या है, जोग की एक विशेष अवस्था है, जिसको हम समाकलन जो है जोग की क्या है, एक विशेष विधि है। समाकलन जोग की एक क्या है, विशेष विधि है। यहाँ आप देखें, यह अब जो है समाकलन, यह चिन्ह, इसको हम पढ़ेंगे। समाकलन का ये चिन्ह है, तो x³ का हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो x³ का x के सापेक्ष जब समाकलन करेंगे, तो हमें यहाँ dx लिखेंगे, और समाकलन करने पर आएगा 1/4 x/4। यहाँ x पर जो 3 है, इसको हम समाकल्य कहते हैं, इंटीग्रैंड कहते हैं। यानी जिसका हम समाकलन करते हैं, जिस फलन का समाकलन करते हैं, उस फलन को हम समाकल्य कहते हैं। और समाकलन करने पर जो हमें राशि प्राप्त होती है, उस राशि को हम समाकल कहते हैं। यानी यह हमारा चीज़ समाकल है।
1/4 एक्स टू द पावर 4 जो है यह समाकल है और एक्स क्यूब समाकल्य है। इसी तरह से एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर एफ एक्स है, तो एफ एक्स जो है समाकल है और एफ डैश एक्स जो है समाकल्य है। तो इस तरह से आपने देखा कि अवकलन एवं समाकलन दोनों ही विपरीत संक्रियाएं। व्यापक समाकलन, व्यापक समाकलन, हम व्यापक समाकलन की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और व्यापक समाकलन में क्या होगा? व्यापक समाकलन एफ एक्स का जो अवकल गुणांक, या मान लीजिए हमारा फलन एफ एक्स है, हमारा फलन क्या है? एफ एक्स है। और एफ एक्स का अवकल गुणांक, एफ एक्स का जो अवकल गुणांक है, एफ एक्स का अवकल गुणांक मान लेते हैं एफ एक्स है। एफ एक्स का अवकल गुणांक एफ एक्स है, तो जो एफ एक्स और प्लस सी, एफ एक्स प्लस सी का अवकल गुणांक, एफ एक्स प्लस सी का अवकल गुणांक भी एफ एक्स ही होगा। एफ एक्स प्लस सी का अवकल गुणांक भी ही होगा। अब यहाँ इस बात को थोड़ा समझें कि हम व्यापक समाकलन की चर्चा क्यों कर रहे हैं। जैसे हमने मान लिया कि एफ एक्स हमारा एक फलन है और उस एफ एक्स का जब फलन का हम अवकलन करते हैं तो अवकलन करने पर हमें मिलता है एफ एक्स। यानी इस बात को आप ऐसे समझें, हमारा डी बाई डी एक्स, हालांकि इसको डी बाई डी एक्स नहीं पढ़ते हैं, हम सुविधा के लिए पढ़ रहे हैं, डी बाई डी एक्स और एफ एक्स, यानी फलन एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें अवकल गुणांक मिलता है एफ एक्स। ये हमें मिला अवकल गुणांक एफ एक्स मिला। इसका मतलब क्या हुआ? पुनः मैं यह कह रहा हूँ कि डी बाई डी एक्स और जो हमारा एफ एक्स प्लस सी है, इसका भी अगर हम अवकलन करते हैं तो इसका भी अवकलन करने पर हमें क्या मिलेगा? इसका भी अवकलन करने पर हमें यही मिलेगा डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स सी। और जब अवकलन करेंगे तो इस अवकलन की राशि का जो मान होगा वह यह होगा एफ एक्स और प्लस, यह चूँकि अचर पद है शून्य हो जाएगा और हमें मिलेगा एफ एक्स। तो इस तरह से आपने देखा कि एफ एक्स का भी अवकलन गुणांक एफ एक्स प्राप्त हो रहा है, एफ एक्स प्लस सी का भी अवकलन गुणांक एफ एक्स ही प्राप्त हो रहा है। और यहाँ सी जो है एक स्वेच्छ चर है। सी क्या है? एक स्वेच्छ चर है, स्वेच्छ अचर है। जहाँ सी जो है, जो सी है यह सी एक स्वेच्छ, सी जो है एक स्वेच्छ अचर है। सी क्या है? एक स्वेच्छ अचर है और स्वेच्छ अचर का अवकलन करने पर उसका मान शून्य होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि एफ एक्स का भी अवकलन गुणांक है, एफ एक्स प्लस सी का भी अवकलन गुणांक एफ एक्स ही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर सी के असंख्य मान हो सकते हैं। इससे क्लियर होता है कि जो हमारा सी स्वेच्छ चर है, जो स्वेच्छ सी है, इस सी के असंख्य मान हो सकते हैं। सी के असंख्य मान हो सकते हैं। जो सी है यहाँ पर सी का असंख्य मान हो सकता है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी भी फलन का समाकलन अद्वितीय नहीं होता। आप ध्यान रखें मेरी बात को, जो मैं कह रहा हूँ कि किसी भी फलन का समाकलन अद्वितीय नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सी को भिन्न भिन्न मान देने पर एफ एक्स के अनेक समाकलन प्राप्त होते हैं। किसी फलन का समाकलन अद्वितीय नहीं होता।
किसी भी फलन का समाकलन अद्वितीय नहीं होता। इसलिए अद्वितीय नहीं होता क्योंकि जब c के हम भिन्न भिन्न मान रखेंगे तो c के भिन्न भिन्न मान रखने पर f(x) के अनेक समाकलन प्राप्त होते हैं। c के असंख्य मान हो सकते हैं तो उसके आधार पर किसी फलन का समाकल अद्वितीय नहीं होता क्योंकि c को भिन्न भिन्न मान देने पर जो हमारा f(x) है इस f(x) के अनेक समाकलन प्राप्त होते हैं। अतः f(x) का कोई समाकलन है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा f(x) है, जो हमारा क्या है f(x) है, जो हमारा f(x) है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, मान ली इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा f(x) है, f(x) का जो स्मॉल f(x) यह फलन f(x) इस फलन का कोई समाकलन है, कोई समाकलन है, कोई समाकलन है तो f(x) प्लस c इसका व्यापक समाकलन होगा, इसका व्यापक समाकल होगा, इसका व्यापक समाकल होगा। स्वेच्छ चर c को यहाँ भी ध्यान रखें, स्वेच्छ चर c को समाकलन अचर कहते हैं। स्वेच्छ चर c को समाकलन अचर कहते हैं। स्वेच्छ चर c को समाकलन अचर कहते हैं। तो जैसा कि आप समझ चुके होंगे, पुनः मैं इस बात को एक बार दोहराता हूँ। यदि f(x) जो यह f(x) है, अगर f(x) इस f(x) का कोई समाकलन है, इस f(x) का कोई समाकल है, f(x) कोई समाकल है, f(x) का कोई समाकल है, यानी f(x) का कोई समाकल है तो f(x) प्लस c इसका व्यापक समाकल होगा, इसका व्यापक समाकल होगा। हम स्वेच्छ चर c को समाकलन अचर कहते हैं। जो स्वेच्छ चर c है यह क्या हो जाएगा, समाकलन अचर कहलाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारी जो अवधारणा है समाकलन की वह बहुत ही अच्छी और बहुत ही रुचिकर है, और इन अवधारणाओं के आधार पर हमने समाकलन की इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की हैं जिसके आधार पर हमारे बहुत से जटिल गणितीय प्रश्नों को हल करने में इसने हमेशा मदद किया है। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम बस इतना ही चर्चा करना चाहते थे कि हम समाकलन के बारे में, व्यापक समाकलन के बारे में, समाकल के बारे में, समाकल्य के बारे में, समाकलन अचर के बारे में चर्चा कर लें ताकि आपको समाकलन की अवधारणा को समझने में आसानी हो। अब हम एक सूत्र की मदद से कुछ प्रश्नों को भी हल करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि अब हम एक सवाल को लेकर के आपको उदाहरण के माध्यम से कुछ सवाल हल करते हैं। हमारा सवाल क्या है, कुछ इस तरह का है। एक सूत्र है जो समाकलन से संबंधित, अगर x⁴n है और इसका अगर हमें समाकलन करना हो तो हमारा सूत्र क्या बनता है, x⁴n dx। इसका समाकलन होता है xn⁴n+1 बटा n+1। यह जो है एक हमारा जनरल फार्मूला है। यदि कोई फलन है जो xn के रूप में है, यानी x की घात के रूप में कोई फलन है, तो हम इसका समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे, यह हमारा सूत्र बना। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमें समाकलन करना है x⁵ dx। तो इस सूत्र के माध्यम से क्या होगा, x लिखेंगे, 5 में 1 की घात जोड़ लेंगे और बट्टे 5 पर 1 की घात जोड़ करके बट्टे वही लिख लेंगे, और फिर हो जाएगा 5 में 1 जोड़ेंगे 6, तो यह हो जाएगा 1/6 x पर 5 1 6 की घात। आपने देखा कि इस सूत्र का उपयोग करके कितना ही आसानी से सवाल लगा। यह दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको 6x⁵ का हमें समाकलन करना है।
6x⁵ का समाकलन ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x में 5 की घात में 5 को जोड़ देंगे, 1 को जोड़ देंगे। इस सूत्र का उपयोग करेंगे। x n की जगह 5 में 1 जोड़ देंगे बटा हमारा हो जाएगा फिर 5 धन 1 और 6 अपनी जगह रहेगा 6 गुणा। अब क्या करेंगे, 6 गुणा x पर 6 की घात बटे 5 में 1 जोड़ेंगे 6 से 6 निरस्त हो जाएगा, हमारा बचेगा x⁵। तो इस तरह से आपने देखा कि इस सूत्र के आधार पर हम कुछ इस तरह के फलनों को अवकलन बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। अब हम कुछ एक अन्य उदाहरण लेकर के चलते हैं। हमारा तीसरा उदाहरण कुछ इस तरह का है। मान लीजिए आपको फलन का 4x पर ऋण 3 की घात और फिर dx, इसका हमें समाकलन करना है। 4x⁻³ dx। तो फिर हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी गणना कर सकते हैं। 4 को हम बाहर कर लेंगे क्योंकि यह अचर राशि है और x पर ऋण 3 और यह हो जाएगा dx। फिर लिखेंगे 4 गुणा x पर ऋण 3 और धन 1, इसमें 1 जोड़ लेंगे जो हमारा सूत्र है x n पर +1 और बटे फिर -3 में 1 जोड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको जैसा पता है कि अभी मैंने बताया है xn dx बराबर क्या होता है, xn +1 बटे n+1। तो इस सूत्र के आधार पर -3 में हम 1 जोड़ लेंगे और फिर -3 में 1 जोड़ करके जो है यहाँ भाग दे देंगे। तो यह हो जाएगा 4 गुणा x पर 3 में से घटाएंगे 2 और बट्टे यह हो जाएगा ऋण 2 बराबर 4 में 2 से भाग देंगे ऋण 2 x पर हो जाएगा ऋण 2 की घात। तो इस तरह से आप फलन का समाकलन इस तरह से कर सकते हैं जो x की घातों के रूप में है। अब हम एक अगले सवाल को भी लेकर के चलते हैं और अगला सवाल कुछ इस तरह का है। जैसे मान लीजिए हमें कल समाकलन करना है 3x - 4 प्लस 4x² और धन 2 और फिर इसका हमें समाकलन करना है। अब यहाँ आप देखें कि इसके समाकलन करने में यह कुल 3 पद हैं। 3x⁻⁴ एक पद है, 4x² दूसरा पद है और 2 जो है दूसरा पद है। अब हम इसका अलग अलग समाकलन कर लेंगे। 3x⁻⁴ dx फिर प्लस 4x² dx और फिर समाकलन 2dx। अब क्या करेंगे, हम 3 को बाहर कर लेते हैं, x⁻⁴ dx प्लस 4 को बाहर कर लेते हैं x² dx और प्लस इसमें 2 को बाहर कर लेते हैं और यह हो जाएगा केवल dx। अब इसका समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 3 ऐसे ही रहेगा और हम x पर -4 में 1 जोड़ लेंगे और बट्टे ऋण 4 धन 1 जो हमारा xn पावर का है, x⁻n का, उस सूत्र का उपयोग कर लेंगे। फिर इसी तरह से 4 गुणा x पर 2 की घात है तो 2 में 1 जोड़ लेंगे बटा 2 धन 1 लिखेंगे। फिर धन 2 गुणा, चूँकि यहाँ केवल dx है तो यहाँ आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यह जो dx है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x पर 0 की घात dx। इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1 dx। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 dx। इसको आप समझें, यह जो dx का समाकलन करना है तो dx बराबर 1 dx और 1 जैसा कि जानते हैं चूँकि यह फलन x चर के रूप में है और यहाँ x के सापेक्ष ही हमें अवकलन समाकलन करना है तो हम 1 को लिख सकते हैं x पर 0 की घात dx और तब हमारा यह हो जाएगा x पर 0 धन 1 बटे 0 धन 1। तो हमारा कुछ इस तरह का यह हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे x पर 0 धन 1 बटे 0 धन 1। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको कुछ इस तरह से कर लेते हैं। यह हो जाएगा 3 गुणा x पर -3 बटे -3 धन
4 गुणा x पर 3 बट्टे 2 1 3 धन 2 x पर 1 की घात बट्टे 1। अब हम इसको साधारण तौर पर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा लेंगे और आगे बढ़ाने पर हम क्या कर लेंगे, 3 से -3 कट जाएगा, -1 x पर -3 की घात धन यह हो जाएगा 4 बट्टे 3 x पर 3 की घात और यह हो जाएगा 2x। अब हम इसको सिंपल वे में लिखते हैं, -x पर -3 की घात धन 4 बट्टे 3 x पर 3 की घात और धन 2x। अब आप चाहें तो इसमें से x कॉमन कर सकते हैं और x कॉमन करेंगे तो यह हो जाएगा x -x पर 3 की घात धन 4 बट्टे 3 x का वर्ग और धन 2। तो इस तरह से इस फलन का समाकलन कुछ इस तरह का हुआ। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस तरह के प्रश्नों का जो x टू द पावर n की घात का है, इसका समाकलन हम इस तरह से करते हैं और इसी प्रकार के अनेक सवाल होते हैं जिनको आप आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ x की जगह कोई भी चर y, t, z हो सकता है। अगर हम a को भी चर मानते हैं तो वो भी हो सकता है, b को भी चर अगर हम मान करके लगाते हैं तो वह भी हो सकता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं सिंपल वे में और उसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें z और dz है तो z का dz के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो वही चीज़ होगा, z में 1 धन 1 जोड़ करके और 1 धन 1 हो जाएगा, यह हो जाएगा z² बट्टे 2। अगर हम यहाँ a लिखते हैं और यहाँ da लिखते हैं तो यहाँ लिखने का मतलब क्या हुआ कि हमने a को यहाँ चर माना, हमने a को क्या माना है, यहाँ हमने a को चर माना है तो हम इसका समाकलन करेंगे तो a 1 धन 1 बट्टे 1 धन 1 बराबर हो जाएगा a पर 2 की घात बट्टे 2। यहाँ हमने चर क्या माना है, z माना है और इस चर z के सापेक्ष z का ही अवकलन z के सापेक्ष हमें इसका समाकलन करना है तो यह हो जाएगा z² बट्टे 2। अगर हमने यहाँ a को चर मान लिया है और इस चर a के सापेक्ष हम dA करके इसका समाकलन करते हैं तो हमारा समाकलन का सूत्र यहाँ भी लागू होगा। अगर हम a को अचर मानते हैं, अब इसको ऐसे समझिए, अगर यहाँ a है और यहाँ dx है तो जाहिर है कि यहाँ x चर है, यहाँ a अचर है, x अचर है, तो हमारा a बाहर हो जाएगा, यह हो जाएगा dx। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 dx और इसका मतलब हुआ कि a 1 का मतलब हुआ x 0 dx और तब हमारा हो जाएगा a x पर 0 धन 1 बटे 0 धन 1 बराबर हो जाएगा ax, बराबर हो जाएगा ax। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि चर और अचर की अवधारणा को लेकर के हम अपने प्रश्नों को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ ए डी ए में पुनः एक बार मैं दोहराता हूँ, ए डी ए में यहाँ ए को चर माना गया है और इस चर के सापेक्ष हम समाकलन किए। यहाँ ए डी एक्स में एक्स को चर माना गया है तो ए अचर है, हम ए को बाहर कर लेंगे और एक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो हमारा यह आएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप चर और अचर की अवधारणा को भी समझ गए होंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही और चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और वीडियो को अगर बार में समझ में नहीं आता है प्रश्नों को तो बार बार लगाने की कोशिश करें, बार बार वीडियो को पीछे ले जा कर के देखें ताकि आप प्रश्नों को सही से समझ सकें। फिर हम आगे की वीडियो में समाकलन से संबंधित कुछ अन्य प्रकार के सूत्रों को लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, कल्याणकारी हो, मंगलमय हो।